हेलो सभी को नमस्कार और राम राम। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवम लो पॉइंट में। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। ये अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 क्या है, क्यों बना, इसके क्या उद्देश्य है और ये क्यों बनाना जरूरी था, इसीलिए इस पर आज चर्चा करेंगे और एक ही क्लास में पूरा एक्ट ये खत्म कर देंगे। तो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का पहले हम देखेंगे पृष्ठभूमि क्या है कि इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे कैसे इसको अधिनियम को पारित करने में इतनी देरी हुई, इसको जानेंगे और साथ ही में इसको एक ही क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। तो ये अपराधी परिवीक्षा अधिनियम जो है, इसको बनाने की जो आवश्यकता पड़ी वो इसलिए पड़ी क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और जेल में इस कदर कैदी कैद हैं कि जेल में पैर रखने की भी जगह नहीं है। जिस तरीके से भारतीय रेलवे में जनरल के कोच होते हैं उसमें पैर रखने की जगह नहीं मिल पाती, उसी तरीके से जो है हमारी भारत में जो जेलें हैं उनमें भी इतने अपराधी हैं कि वहां भी पैर रखने के लिए जगह नहीं। निरंतर ऐसे अपराध चलते आ रहे हैं, अपराधी एक के बाद एक ऐसे कृत्य करते रहते हैं जिसके कारण बस ना चाहते हुए भी न्यायालय को उन्हें जेल भेजना पड़ता है, कारागार में निरुद्ध रखना पड़ता है। तो इसी उद्देश्य को समझने के बाद विधायन ने ये डिसीजन लिया, ये फैसला लिया कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनसे कोई अपराध ना चाहते हुए भी किसी अनजान तरीके से या अनजाने में या भूलवश हो जाते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनकी समाज में अच्छी गुडविल है, अच्छी ख्याति है, उनका सदाचरण बहुत अच्छा है, लोग उनसे अच्छा मतलब प्रभावित रहते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, आते जाते हुए उनको इज्जत देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध किया गया है और अनजाने में भूलवश उससे ऐसा कोई अपराध हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम जेल में बंद करेंगे, कारागार में निरुद्ध करेंगे, तो फिर ऐसे व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होगी वो मानसिक स्थिति भी उन अपराधियों की तरह ही हो जाएगी जो कि निरंतर आवासस्थान अपराधी जेल में निरुद्ध है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विधायक ने यानी कि विधायिका ने ये फैसला लिया कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसपे कि ऐसे जो अपराधी हैं, ऐसे जो अपराधी हैं जिनसे अनजाने में या भूलवश कोई गलती हो गई है, तो उन्हें जो है डांट फटकार कर न्यायालय के द्वारा छोड़ दिया जाए और पहली गलती को इग्नोर कर दिया जाए, ताकि ऐसे व्यक्ति अगर जेल में जाएंगे तो वहाँ जो व्यवहार होता है, तो वहाँ जो अपराधी होते हैं उनकी मानसिक स्थिति का वह शिकार हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विधायिका ने ये फैसला लिया कि एक ऐसा कानून केंद्रीय सरकार बनाए जिससे कि ऐसे समस्त व्यक्तियों को जिनसे अनजाने में या भूलवश कोई अपराध हो गया है उससे उनको छुटकारा मिल जाए और वह जेल जाने से बच सकें और समाज में एक गुड बिहेवियर यानी एक सदाचरण या गुड कंडक्ट को बनाए हुए रखते हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर ऐसा कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये जो कानून आया है इसका जो प्रारूप तैयार हुआ, सबसे पहले तो जब ब्रिटिश क्राउन था, जब ब्रिटिश शासन था हमारे भारत में, तो इसका जो प्रारूप सबसे पहले तैयार हुआ वो 1931 में तैयार हुआ। 1931 में इसका प्रारूप को जो है तैयार कर लिया गया था, लेकिन प्रारूप तो तैयार हो गया लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पा रही थी, ना ही इस पे कभी भी विधायिका में इसको उठाया गया, क्योंकि उन दिनों में कुछ ऐसे हालात थे जहाँ की अनसुलझे कामों में सुलझने के कारण ब्रिटिश सरकार इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दे पाई और ना ही कोई ऐसा कानून बना पाई, इसीलिए ये 1931 में इसको टाल दिया गया। फिर उसके बाद में 3 साल बाद ये देखा गया कि एक कानून है, एक विधायिका में एक कानून है, एक अधिनियम है जो पारित ही नहीं हो पाया है। तो सन 1934 में क्या करा ब्रिटिश क्राउन ने, सन 1934 में जो प्रांतीय सरकार होती थी, जो राज्य की सरकार थी यानी कि प्रांतीय सरकार, जो प्रांतीय सरकार थी, ब्रिटिश क्राउन ने प्रांतीय सरकार को ये कानून
बनाने के लिए, लागू करने के लिए उसको निर्देशित कर दिया कि आप अगर अपने अपने राज्य में, अपने अपने प्रांत में ऐसा कानून अगर आप चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं होगी। आप अपना कानून बना करके और अपने प्रांत में इसको लागू कर सकते हैं। तो सन 1934 में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये बात कही गई थी। अब इसमें होता क्या है कि अब विधायिका में जब इसको लाया गया तो वहां देखा गया कि ऐसे कौन से अपराध होंगे जिन पर ये कानून लागू होगा। तो ऐसे अपराध कौन से होंगे? एक तो मृत्यु या आजीवन कारावास के सिवाय मतलब ऐसा अपराध होना चाहिए जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय ना हो। तो अगर ऐसा अपराध है तो वहां उस व्यक्ति का कंडक्ट देखा जाएगा, उसका सदाचरण देखा जाएगा, उसके बारे में जांचा जाएगा कि उसकी पूर्व में कोई दोष सिद्धि तो नहीं है, क्या उसने पहला ही ऑफेंडर है, कोई अनजाने में भूलकर ऐसा अपराध किया है, तब वहां उस व्यक्ति के ऊपर ये कानून लागू करेगा। इसका एक ही उद्देश्य है कि जेल में जो भीड़ है उसको कम किया जाए और जो निरंतर मुकदमे लंबित हैं, जो भारतीय न्यायालयों में जो भारी बोझ है उसको कम किया जा सके। इसीलिए इस कानून को जो है 1934 में ब्रिटिश क्राउन ने ये आदेश दिया कि अगर राज्य चाहे तो अपने अपने प्रांतों में इस कानून को बना करके वह लागू कर सकते हैं और हमें इस पर कोई भी आपत्ति नहीं होगी। तो अधिकतर राज्यों ने अपने अपने राज्यों में कानून को बनाकर लागू कर दिया। तो कुछ राज्य ऐसे थे जो कानून को लागू करने से रह गए। इसीलिए अलग अलग राज्यों में इसकी जो इंफॉर्मेशन डेट है वो अलग अलग देखने को मिलती है, लेकिन कानून ये सेंट्रल है, केंद्रीय कानून है। तो फिर उसके बाद में जब हमारा देश आजाद हो गया तो पहले तो कानून थे प्रांतों ने अपने अपने ऊपर लागू कर लिए थे। फिर जब हमारा देश 1949 में आजाद हो गया, 1949 में संविधान लागू हो गया और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। फिर उसके बाद में जब 1949 में संविधान लागू हो गया, बनके तैयार हो गया, फिर इसके 9वें वर्ष में पार्लियामेंट संसद के द्वारा यानी हमारी पार्लियामेंट संसद के द्वारा 9वें वर्ष यानी कि 1958 में इस अधिनियम को पारित किया गया। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। कब मिली? 1958, 16 मई 1958 को इस अधिनियम को पारित मान लिया गया और राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तो ये डेट है 19 मई 1958। तो 16 मई 1958 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको अधिनियमित कर दिया गया, इसको मंजूरी मिल गई, ये पार्लियामेंट के द्वारा बनकर तैयार हो गया। कब? 16 मई 1958 में। तो 16 मई 1958 को ये बनकर तैयार हो गया, अधिनियमित हो गया, राष्ट्रपति की इस पर स्वीकृति भी मिल गई। तो ये पूछ लेगा कि ये अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 कब अधिनियमित हुआ? तो अधिनियमित डेट है 16 मई 1958, 16 मई 1958। ठीक है। फिर इसमें पूछ सकता है कि कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें केवल 19 धाराएं हैं और इसका जो अधिनियम क्रमांक है वो 20 है, ये भी पूछ सकता है। तो ये पीटी पॉइंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके अंदर, चलते हैं कि इस अधिनियम में कौन सी धारा में क्या कहा गया है। तो इसके अब अंदर की बात करते हैं, किस धारा में क्या कहा गया है। तो इसमें जो कहा गया है, पहली धारा अक्सर यही कहती है किसी भी अधिनियम की उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, उसका विस्तार क्या होगा, उसका प्रारंभ क्या होगा। तो इस अधिनियम का जो नाम है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 है। क्या नाम है? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, या इसको कह सकते हैं द प्रोवेंशन ऑफेंस एक्ट 1958, इसको कह सकते हैं द प्रोवेंशन ऑफेंस एक्ट 1958, ये भी इसका पूरा नाम है। ठीक है। फिर इसका है विस्तार। इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार पहले जम्मू कश्मीर राज्य पे नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत पर लागू है। 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत पर लागू है।
इसका प्रारंभ कब होता है? तो इसके प्रारंभ की जो डेट है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से दी है। और इसमें जो परिभाषाएं हैं धारा 2 में, इसमें धारा 2 में केवल 4 प्रकार की परिभाषाएं हैं। तो इसमें धारा 2 की उपधारा 1 में पहले है संहिता की परिभाषा, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर है परिवीक्षाधिकारी की परिभाषा, फिर उसके तीसरे नंबर पर है विहित की परिभाषा, शेविंग की परिभाषा, विहित की परिभाषा क्या होगी। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर जो आती है वो आती है कि इसमें जो शब्द दिए गए हैं, इसमें जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उन शब्दों का वही अर्थ है जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दिया गया था। तो कौन कौन सी परिभाषा आती है इसमें? पहले में धारा 2 में, धारा 2 में हम देखा है तो पहले नंबर पर आ जाएगी हमारी संहिता यानी कि कोड। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा, पहले नंबर पर संहिता, दूसरे नंबर पर आ जाएगा परिवीक्षा अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी। तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा परिवीक्षा अधिकारी के बाद में, परिवीक्षा अधिकारी के बाद में जो हमारा तीसरा नंबर है वो हमारा विहित यानी कि शेविंग का। और चौथे नंबर पर है उन शब्दों का वही उपयोग होगा, वही प्रयोग होगा, वही अर्थ होगा जो सीआरपीसी में कहा गया है। किसमें? सीआरपीसी में कहा गया है। तो ये है हमारा धारा 2। धारा 2 में केवल 4 परिभाषाएं दी गई हैं। 4 में पहले नंबर पर संहिता की परिभाषा यानी कि कोड, दूसरे नंबर पर परिवीक्षा अधिकारी की परिभाषा, तीसरे नंबर पर विहित की परिभाषा और चौथे नंबर पर इस अधिनियम के अधीन जो शब्द हैं उनका वही अर्थ होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किया गया है या उनका अर्थ लगाया गया है। अब जो है वर्तमान में दंड प्रक्रिया संहिता तो है नहीं, अब नए कानून लागू हुए हैं, तो अब जो इसका अर्थ होगा वो होगा बीएनएसएस। बीएनएसएस के अधीन जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, इन शब्दों का वही अर्थ होगा जो बीएनएसएस में। तो ये है, अब ये तो हमारा हो गया, ये सब हटा देते हैं। अब आते हैं हम धारा 3 पर। तो हमारी धारा 3 क्या कहती है? धारा 3, अब जो धारा 3 है, धारा 3 में जो शब्द दे रहे हैं, पहला देखना आप कि भर्त्सना पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। अब भर्त्सना का मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डांटना, फटकारना। तो इसका मतलब होता है डांटना या फटकारना। तो यहाँ हम देखेंगे की पॉइंट के हिसाब से भर्त्सना पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। तो यहाँ केवल तीसरे में ले लेंगे हम भर्त्सना, ठीक है। न्यायालय की शक्ति तो कई जगह मिलेगा, मैं देखेंगे। तो यहाँ ले लेंगे हम भर्त्सना पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। तो ये भर्त्सना क्या है? ये है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा अपराध किया गया है जो 2 वर्ष से अधिक दंड से दंडनीय नहीं है, कोई ऐसा अपराध है जो भूलवश उससे हो गया है, जैसे कि बीएनएस की धारा हम देखते हैं 303 के सब+2 में चोरी के अपराध के लिए दंड दिया गया। फिर उसी के बाद में हम देखते हैं कि जो धारा बीएनएस की है वो 306 है। 306 में स्वामी के कब्जे में कोई ऐसी संपत्ति है उसके बारे में कोई दंड है, या 315 है बीएनएस की धारा दुर्विनियोग के बारे में कोई दंड है, या 318 का सब+4 के अंदर छल के बारे में कोई दंड है। तो इन अपराधों में, ऐसे अपराध जिनमें 2 वर्ष की सजा या 2 वर्ष से कम यानी कि 2 वर्ष से अनाधिक की सजा का प्रावधान किया गया है, वहां न्यायालय अपने विवेक पर ये देखता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई भी, पहले नंबर पूर्व दोष सिद्धि नहीं है। पूर्व दोष सिद्धि नहीं है मतलब कि उसने जो अपराध किया है वो पहला अपराध है, ऐसा मतलब किसी भी प्रकार का कोई अपराध उसने नहीं किया है कभी भी जिंदगी में। दूसरा, प्रथम अपराध हो, पूर्व दोष सिद्धि ना हो, प्रथम अपराध हो। तीसरा, सदाचरण देखेगा, उसका कंडक्ट देखेगा कैसा रहा है। और चौथा देखेगा उसके बारे में समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है या नहीं है, या उसके ऊपर ऐसे अधिनियम का अगर हम उसे दंडित करते हैं तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी क्या ख्याति है, ये देखेगा कोर्ट। तो ये 4 पॉइंट है। पहला कि ऐसे व्यक्ति को डांट फटकार कर छोड़ सकता है कोर्ट जिसके खिलाफ पूर्व दोष सिद्धि न हो। दूसरा, प्रथम अपराध किया हो। तीसरा, सदाचरण का व्यवहार किया हो। चौथा, उसकी अच्छी ख्याति हो।
अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कभी भी कोई अपराध नहीं किया है और ये अपराध उससे भूलवश हो गया है, भूलवश हो गया है, कौन सा अपराध? बीएनएस की धारा 303 का अपराध हो गया है, उससे भूलवश हो गया है, या बीएनएस की धारा 315 का, या 306 का, या 315 का, 306 का, या 318 का 4, ये छल का अपराध, संपत्ति के कब्जे का अपराध, दुर्विनियोग का अपराध, चोरी का अपराध, ये अगर ऐसे अपराध उस व्यक्ति से किसी भूलवश हो गए हैं, भूलवश, तब न्यायालय को अगर ऐसा ज्ञात होता है कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को डांट फटकार कर छोड़ सकता है और अच्छे से उस पर डांट लगा सकता है कि आप ऐसा अपराध कभी जिंदगी में नहीं करेंगे, और आप जो है शांति बनाए रखने के लिए उससे या तो कोई पर्सनल बॉन्ड ले सकता है या फिर उसको ऐसे ही छोड़ सकता है। ये न्यायालय के विवेक के ऊपर आधारित है। तो ये हो गई हमारी धारा 3। अब हम आते हैं धारा 4 पर। धारा 4 कहती है सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की शक्ति। धारा 4 कहती है सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की शक्ति। तो हम यहाँ से की पॉइंट में उठाएंगे केवल सदाचरण, सदाचरण, अब बाकी तो न्यायालय की शक्ति, परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। तो यहाँ हम उठा लेंगे धारा 4 में सदाचरण, सदाचरण। अब जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, उसको ये पावर दी गई है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज में सदाचरण को बनाए रखता है, शांति व्यवस्था का प्रयोग करता है। तो अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई ऐसा अनजाने में ऐसा कोई अपराध कर दिया है जो 3 वर्ष या 3 वर्ष से अनाधिक तक के जुर्माने से दंडनीय है, कैसा अपराध किया है? जो 3 वर्ष से अनाधिक, मतलब 3 वर्ष से कम, अनाधिक 3 वर्ष से कम, अनाधिक या 3 वर्ष, या 3 वर्ष, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने 3 वर्ष या 3 वर्ष से अनाधिक कोई ऐसा अपराध कारित कर दिया है जो उससे अनजाने में, भूलवश, या किसी गलती के कारण, या किसी भ्रम में, या किसी के उकसाने पर ऐसा कोई अपराध भूलवश हो गया है, और वह समाज में बहुत ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसकी बहुत इज्जत है, लोग उसकी बातों का बहुत सम्मान करते हैं, तो बहुत सदाचरण, बहुत सदाचरित्र व्यक्ति है, एकदम चरित्रवान गुणवान व्यक्ति है। वो जाता है गलियों में तो लोग उसको इज्जत देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लोग सम्मान में उसको चाय नाश्ता भी करा देते हैं मजे मजे में, है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे ऐसा कोई अपराध हो गया है जो कि 3 वर्ष से दंडनीय है, या 3 वर्ष से अनाधिक, यानी कि 3 वर्ष से कम दंडनीय है, 3 वर्ष से कम दंडनीय है। तो न्यायालय अपने विवेक पर ये उस व्यक्ति को एक तो सदाचरण बनाए रखने के लिए या तो पितृभू सहित या पितृभू रहित, अगर देखो उसे सदाचरण बनाए रखने के लिए अगर पितृभू रहित छोड़ देंगे तो उसके दिमाग में एक अलग ही इमेज बनेगी, लेकिन अधिकतर देखा जाता है तो न्यायालय जो है पितृभू सहित उससे एक पितृभू भरवाता है, यानी कि पर्सनल बॉन्ड, उसे पर्सनल बॉन्ड भरवाता है, जिससे कि न्यायालय जब भी उस व्यक्ति को बुलाए वह निर्धारित समय और निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और अपनी बात को रखे। न्यायालय जिन प्रश्नों का उससे उत्तर मांगे उन प्रश्नों को देने के लिए वह न्यायालय में हमेशा सदाचरण बनाए रखे। कब तक? 3 वर्ष तक। ऐसा जो पर्सनल बॉन्ड होगा, जो पीबी होगा, उसे न्यायालय 3 वर्ष तक सदाचरण बनाए रखने के लिए ले सकता है। तो ये पीटी का पॉइंट पीटी पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यायालय जो पर्सनल बॉन्ड लेगा वो कब तक धारा 4 के अधीन कितने वर्ष तक के लिए लिया जा सकेगा? तो 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक। अब हमने देखा कि धारा 2 में जो था, जो अपराध था वो 2 वर्ष या 2 वर्ष से अनाधिक का था। अब जो धारा 4 में है वो है 3 वर्ष तक का अपराध या 3 वर्ष से अनाधिक अपराध। तो ये हमारी धारा 4, धारा 4 को अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें जो अपराध है वो 3 वर्ष और 3 वर्ष से अनाधिक का कोई ऐसा अपराध है जिसे न्यायालय सदाचरण बनाए रखने के लिए पर्सनल बॉन्ड पर उस व्यक्ति को छोड़ सकता है। अब आती है हमारी धारा 5। तो धारा 5 में है कि ऐसे छोड़े गए अपराधी से प्रतिकर और खर्च लेने की न्यायालय की शक्ति।
न्यायालय की शक्ति। अब जो धारा 5 है हमारी, अब ये जो पिथीकरण जो लेगी वो किससे लेगी, तो पिथीकरण जो लेगी हमारी जो कोर्ट जो पिथीकरण निर्धारित करेगी वो ऐसे व्यक्ति पर जिसमें धारा 4, धारा 3 एवं धारा 4, धारा 3 एवं धारा 4 में कोई ऐसा अपराध कर दिया है, कोई ऐसा अपराध किया है जो अनजाने में या भूलवश हुआ है, जो अनजाने में या भूलवश अगर उससे हो गया है तो यहाँ देखा जाएगा एक व्यक्ति तो वो है जिससे अपराध हुआ, एक तो ये व्यक्ति है, और एक व्यक्ति वो है जिसे हानि हुई, हानि या क्षति हुई। तो अब न्यायालय ये देखेगा कि भाई चाहे अपराध तुम्हारा भूलवश हुआ हो, चाहे अनजाने में हुआ हो, चाहे किसी भ्रम में हुआ है, लेकिन अपराध तुमने करा, और तुमने जो अपराध करा उस अपराध से एक व्यक्ति को हानि हुई, क्षति हुई, उसका नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई कौन करेगा। तो धारा 5 यही कहती है कि जो धारा 3 और धारा 4 के अधीन जो अपराध किया गया है वहां ऐसे किसी व्यक्ति को जो उसके नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रतिकर के तौर पर धारा 5 के अंतर्गत न्यायालय दिलवाएगा, उसका खर्च दिलाएगा, उसका प्रतिकर दिलाएगा, जो भी उसका नुकसान हुआ है। धारा 5 केवल यही कहती है कि छोड़े गए अपराधी से प्रतिकर और खर्च दिलाने की न्यायालय की शक्ति, ये कहती है धारा 5। तो हम यहाँ जो की पॉइंट देखेंगे वो एक तो प्रतिकर और एक है इसमें खर्च, ये है हमारे की पॉइंट। इस धारा के की पॉइंट क्या है, प्रतिकर और खर्च, ये हमारे की पॉइंट। अब आते हैं धारा 6 पे। हमारी धारा 6 कहती है 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास पर निर्बंधन यानी कि रोक लगाना। निर्बंधन का मतलब होता है रोक। तो हम देखेंगे अब धारा 6 कहती है 21 वर्ष, ये की पॉइंट बना लो इसे, 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों पर निर्बंधन। तो हम धारा 6 को देखते हैं। धारा 6 हमारी क्या कहती है, तो धारा 6 में है कोई ऐसा अपराध है जो मृत्यु या आजीवन कारावास के सिवाय, मृत्यु या आजीवन कारावास के सिवाय ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो 21 वर्ष की उम्र का नहीं है, यानी कि 21 वर्ष से कम है, 21 वर्ष से कम है। अपराध कौन सा होना चाहिए, मृत्यु या आजीवन कारावास के सिवाय, आजीवन कारावास के सिवाय, मतलब कि इन दोनों का अपराध नहीं हो, मृत्यु दंड से दंडनीय और आजीवन कारावास से दंडनीय ये अपराध ना हो, तभी कोई ऐसे व्यक्ति को जो 21 वर्ष से कम आयु का है, 21 वर्ष से जो कम आयु का है और मजिस्ट्रेट को ऐसा ज्ञात होता है कि ये दोषी है या दोषी पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को दंडित नहीं करेगा। तो अपने अगर वो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को दंडित करता है, पहली बात तो ऐसे व्यक्ति को जो 21 वर्ष से कम आयु को है उसे दंडित नहीं करेगा, दंडित नहीं करेगा। अगर करता है तो मजिस्ट्रेट अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा, अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा, मतलब कि वो लिखेगा कि ऐसे कौन से आधार हैं जिसमें उसने इस कानून के अंतर्गत दिए गए प्रोविजन पर, निर्बंधन पर ध्यान ना देने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को जो 6 वर्ष से वो 21 वर्ष से कम उम्र का है उस व्यक्ति को दंडित करे। तो ऐसे जो कारण होंगे उनको वो लेखबद्ध करेगा धारा 6 के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है जो अपराध होगा वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय ना हो। अगर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध है तो ऐसे अपराध पर न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है। और अगर फिर भी मृत्यु या आजीवन दंड से दंडनीय कोई अपराध नहीं है, फिर भी अगर न्यायालय उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए दंडित करता है तो न्यायालय अपने उन कारणों को लेखबद्ध करेगा जिनके अधीन
उस व्यक्ति को उसने दंडित किया है। अब हम देखते हैं धारा 7। धारा 7 में परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना। अब जो धारा 7 है हमारी परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना। अब यहाँ देखो, यहाँ जो आया है परिवीक्षा अधिकारी, इसी को जो हमने पढ़ा था वो डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था हमने, डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 का 2, सेक्शन 2 का 2 परिवीक्षा अधिकारी। तो वही ये कहा गया है धारा 7 में कि परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना, मतलब कि ऐसी रिपोर्ट जो परिवीक्षा अधिकारी धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत और धारा 6 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट जो होगी वो गोपनीय रखी जाएगी। किन किन धाराओं में? एक तो सेक्शन 4 की सब क्लॉज 2 एवं 6 का सब क्लॉज 2। देखो यहाँ 4 + 2 तो यहाँ 6 सब क्लॉज 2। तो ये हमें देखना है। तो ये जो धारा है, धारा 4 की सब क्लॉज 2, धारा 6 की सब क्लॉज 2 के अंतर्गत जो रिपोर्ट तैयार करेगा परिवीक्षा अधिकारी, उसको गोपनीय रखा जाएगा। गोपनीय रखा जाएगा, ये कहती है धारा 7। धारा 7 ये कहती है। और ये जो परिवीक्षा अधिकारी है वो डेफिनेशन क्लोज में धारा 2 के सब क्लोज 2 में हमने देखा था। अब आते हैं हम धारा 8 पे। अब धारा 8 हमारी क्या कहती है? धारा 8 कहती है परिवीक्षा अधिकारी की शर्तों में फेरफार। अब जो धारा 8 है वो धारा 8 कहती है परिवीक्षा अधिकारी की शर्तों में फेरफार। अब शर्तों में फेरफार किया हुआ जो धारा 4 के अंतर्गत कोई आदेश न्यायालय के द्वारा पारित किया जाता है, धारा 4 के अंतर्गत कोई आदेश दिया गया कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाए जिसने ऐसा अपराध किया है, जो धारा 4 में बताया गया है, तो उससे जो सदाचरण के लिए मतलब कि जो सदाचरण के लिए उससे पर्सनल बॉन्ड मांगा गया था, सदाचरण के लिए जो पर्सनल बॉन्ड उससे मांगा गया था, उसमें जो कंडीशन थी उसमें वह क्या करता है, उनको फॉलो करने में उनको फॉलो नहीं करता है, किसी भी शर्त का न्यायालय की वह पालन नहीं करता है, न्यायालय के द्वारा निर्धारित तिथि पर वह न्यायालय में पेश नहीं होता है, क्या करता है, उल्लंघन करता है धारा 4 में, धारा 4 में पर्सनल बॉन्ड की शर्तों का, दिए गए शर्तों का। तो न्यायालय के द्वारा जो धारा 4 के अंतर्गत जो पर्सनल बॉन्ड उससे लिया गया था, उसकी शर्तों के पालन करने का वह उल्लंघन करता है, न्यायालय के द्वारा निर्धारित तिथि पर वह न्यायालय में पेश नहीं होता है, और न्यायालय के द्वारा किए गए प्रश्नों का वह उत्तर नहीं देता है, वह अपने स्थान को बार बार चेंज करता रहता है, स्थान परिवर्तन करता रहता है। तो ऐसी शर्तों का जो उल्लंघन करेगा उसके बारे में जो प्रोविजन दिया गया है वो धारा 8 में। तो धारा 8 में परिवीक्षा अधिकारी की शर्तों में फेरफार। तो ऐसा व्यक्ति कौन सा, जो धारा 4 के अंतर्गत उसने पर्सनल बॉन्ड दिया है उसकी शर्तों में फेरफार करता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, अब जो ऐसा अपराध करेगा, जो न्यायालय की बात ही नहीं मानेगा, तो उसके खिलाफ क्या होगा, तो उसके खिलाफ हम आएंगे धारा 9 में। अब जो धारा 9 कहती है वो इसी के, जब इसने यहाँ उल्लंघन करा है तो धारा 9 वो सब पनिशमेंट करेगी, तो यहाँ धारा 8 में उसने क्या करा, फेरफार कर दिया। तो धारा 9 में पीवी यानी कि पर्सनल बॉन्ड, अपराधी के असफल होने की दशा में प्रक्रिया, तो यहाँ आएगी, है ना। तो यहाँ धारा 9 में उसे मिलेगा दंड क्या मिलेगा उसे, 50,000 रुपए का जुर्माना। तो धारा 8 में जो उल्लंघन का प्रावधान किया गया है, तो धारा 9 में उसके दंड के बारे में प्रावधान किया गया। तो धारा 9 में कहा गया है कोई ऐसा व्यक्ति है जो धारा 8 के अधीन उन शर्तों का उल्लंघन करता है जो धारा 4 में पर्सनल बॉन्ड के अनुसार बंद पत्र भरकर जो न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, उन शर्तों का अगर वह उल्लंघन करता है, किन शर्तों का, जो धारा 4 में दी गई थी, जो धारा 4 में पर्सनल बॉन्ड की शर्तों का अगर उन्होंने उल्लंघन करा है, तो धारा 9 उसे पनिश करती है। क्या पनिश करती है? यही कि अगर आप ऐसे ही शर्तों का उल्लंघन करोगे तो आप दंड से भागी होगे, दंड देने के लिए भागी होगे, तो दंड जो होगा वो होगा 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए का जुर्माना धारा 9 के अधीन लागू किया गया है।
तो धारा 9 के अधीन 50,000 रुपए का जुर्माना। तो दो धारा हुआ, धारा 8 और धारा 9 का। अब हम देखते हैं धारा 10। अब जो धारा 10 कहती है वो कहती है पितृभूमि के बारे में, यानी कि जो सिक्योरिटी दी जाएगी उसके बारे में क्या उपबंध है। अब ये कहती है धारा 10। धारा 10 कहती है पितृभूमि के बारे में उपबंध। उपबंध क्या है? पीवी के बारे में। यहाँ लिख लो पीवी के बारे में उपबंध, शॉर्ट में की पॉइंट है पीवी के बारे में उपबंध। तो पीवी के बारे में जो उपबंध है वो वही उपबंध है सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी में क्या उपबंध दिया है? सीआरपीसी की जो धारा थी 121, 123 और 124, 373 वगैरह और 446, 447, इनके बारे में जो उपबंध है। और अब हम देखेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं हम सीआरपीसी। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 121, 122, 123, 124 ये है सीआरपीसी की धारा में। ठीक है, 123, 124, इसमें 122 नहीं है। फिर उसके बाद में 373, 346 इसी में 373 है, 346 है। अब वही हम आ जाते हैं, अब सीआरपीसी तो रिपील हो चुकी है तो वही आ जाते हैं बीएनएसएस। तो अब बीएनएसएस की जो धारा दी गई है वो उन धाराओं को देख लेते हैं। तो धारा 121 के स्थान पर दे दी गई है 140 और 123 के स्थान पर 142, 124 के स्थान पर 143 और 373 के स्थान पर 414 और उसके बाद में 446 के स्थान पर दी गई है 493। तो इसको लिख लेते हैं। तो धारा 121 के स्थान पर 140 और 123 के स्थान पर 142 और 124 का जो स्थान है वो है 143 और यहाँ दी गई है 414, 373 के स्थान पर 414 और 346 के स्थान पर 491। तो ये धाराएं दी गई है। तो धाराएं क्या है? देखो 121 के स्थान पर 144 कर दी इन्होंने। शब्द वही है, शब्द सारे वही है बीएनएस में और सीआरपीसी में। बस बीएनएस में थोड़ा दंड का जो प्रावधान है उसको बढ़ा दिया गया, उसकी समय लिमिटेशन को बढ़ा दिया गया है। बस यही दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो 141 के स्थान पर 140 कर दी इन्होंने, 123 के स्थान पर 142 कर दी, 124 के स्थान पर 143 कर दी, 373 के स्थान पर 414, 346 के स्थान पर 491। यानी कि ये बीएनएस की और सीआरपीसी की धाराओं में कंपेरिजन। तो इनका जो अर्थ होगा, इनका जो शब्द होगा वो वही उपबंध है जो इन धाराओं में लागू किए गए हैं, जो सीआरपीसी में है। तो ये कहती है धारा 10। अब हम देखते हैं धारा 11। अब धारा 11 क्या कहती है? धारा 11 कहती है साक्ष्य न्यायालय की अपील और पुनरीक्षण, और अपील और पुनरीक्षण ये दोनों। तो हम यहाँ से की पॉइंट ये लिखते हैं, अपील और पुनरीक्षण। अपील और पुनरीक्षण क्या होगी? तो धारा 11 में कहा गया है कि ऐसी भी जो भी अपील होगी वो सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा जबकि मामला उसके समक्ष अपील में आ सकेगा या आदेश दिया जा सकेगा। कौन सा मामला होगा? वो मामला होगा जो धारा 3 एवं 4 के अधीन। अब 4 के अधीन जो अपील होगी वो होगी कोर्ट ऑफ सेशन में या हाई कोर्ट में या उस न्यायालय में जिसको इस अधिनियम के द्वारा सशक्त किया गया है या आदेशित किया गया है। सशक्त या आदेशित किया गया। देखो यहाँ तो अपील होगी कोर्ट ऑफ सेशन में अगर इन धाराओं में कोई पनिश किया गया है, या होगी हाई कोर्ट में, या फिर इस अधिनियम के द्वारा अगर किसी न्यायालय को सशक्त किया गया है तो उसमें होगी, या फिर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के निर्देशानुसार कोई ऐसा विशिष्ट न्यायालय स्थापित किया गया है तो उस न्यायालय में होगी। ये कहती है हमारी धारा 11। अपील और पुनरीक्षण की शक्ति, धारा 11। ठीक है। अब धारा 12 में दोष सिद्धि से संलग्न निरर्थता का हटाया जाना। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कि दंडित किया गया है, धारा 3 या धारा 4 में दोष सिद्धि से कोई संलग्न है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। धारा 12 में साफ साफ कहा गया है कि धारा 3 एवं
धारा 3 एवं धारा 4 में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन अपराधों से संलिप्त है, संलिप्त, कोई ऐसा व्यक्ति है जो धारा 3 या धारा 4 में संलिप्त है, तो ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, उसे भी दंडित किया जाएगा। तो यही कहा गया है कि उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये कहती है हमारी धारा 12। तो धारा 12 खत्म। छोटी छोटी धाराएं, ज्यादा कुछ समझने को था नहीं इसमें। और फिर है धारा 13, परिवादी अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी। अब हमने परिवीक्षा अधिकारी को जो पढ़ा था वो सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2 में हमने इसको पढ़ा था कि परिवीक्षा अधिकारी। तो परिवीक्षा अधिकारी कौन होता है? तो धारा 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 13 कहती है परिवीक्षा अधिकारी के बारे में। तो ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है या वह मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। या प्रेसिडेंसी नगर, या प्रेसिडेंसी नगर जिनको अब की जिला समझा जाता है, जिन्हें अब जिला बोला जाता है। कौन सा? प्रेसिडेंसी नगर, प्रेसिडेंसी नगर, जिन्हें अब क्या बोला जाता है? जिला बोला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति है जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है, नियुक्ति की गई है उसकी, या मान्यता प्राप्त है, या मान्यता प्राप्त है। यहाँ तो राज्य सरकार ने उसे नियुक्त किया है या वह मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे व्यक्ति को CPM यानी कि परिवीक्षा अधिकारी, तो ऐसे व्यक्ति को जो समझा जाएगा वो जिला मजिस्ट्रेट समझा जाएगा, जिले के अंतर्गत। तो ऐसा जो व्यक्ति है अगर उसे राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है और जिले में अगर ऐसा व्यक्ति जो परिवीक्षा अधिकारी है या परिवीक्षा अधिकारी के तौर पर वह कार्य कर रहा है या ऐसे कार्य को अंजाम दे रहा है जो ऐसे अपराधों के विरुद्ध है, तो ऐसे व्यक्ति को जो समझा जाएगा वो जिला मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। यानी कि जो अब जिले में है वो हमारे जिला मजिस्ट्रेट है। तो अब प्रेसिडेंसी नगर तो रहे नहीं, तो अब जो है वो है जिला मजिस्ट्रेट। अब जिला है हमारे इंडिया में, अब जिले है। तो वही कहा गया है हमारी धारा 13 में। तो धारा 13 खत्म। तो धारा 13 अब आती है नेक्स्ट धारा हमारी धारा 14। तो धारा 14 क्या कहती है? अब धारा 14 को हम देखते हैं। धारा 14 परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य। तो परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे? यहाँ लिख लेते हैं हम कर्तव्य। तो जो धारा 14 में बताया गया है कि परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य, तो ऐसे अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे? यही कर्तव्य होंगे कि वह ऐसे व्यक्ति के घर की जांच करे, घर की जांच करे और जांच करने के बाद रिपोर्ट प्रेषित करे, रिपोर्ट प्रेषित करे। फिर उसके बाद में पहला ये कर्तव्य हो गया। दूसरा ये होगा न्यायालय के द्वारा सलाह मांगने पर सलाह दे, यानी कि दूसरा हो गया सलाह दे किसे? न्यायालय को। तो उसके दो कर्तव्य होंगे धारा 14 के अंतर्गत। धारा 14 के अंतर्गत दो कर्तव्य क्या होंगे कि पहला घर की उसकी जांच करे, उसकी रिपोर्ट प्रेषित करे और न्यायालय के लिए उसकी रिपोर्ट समय अनुसार प्रेषित करे। किसे भेजेगा रिपोर्ट? रिपोर्ट जो भेजेगा वो न्यायालय को भेजेगा। फिर उसके बाद न्यायालय के द्वारा सलाह मांगने पर या राय मांगने पर न्यायालय को राय दे। तो ये दो ही पॉइंट है इसमें धारा 14 में। अब धारा 15 पे आते हैं परिवीक्षा अधिकारियों का लोक सेवक होना। अब परिवीक्षा जो अधिकारी है उसका लोक सेवक होना। अब यहाँ जो लोक सेवक शब्द है इसको हम उठा लेते हैं धारा 15 में। धारा 15 कहती है लोक सेवक होना। तो लोक सेवक को अगर हम देखें तो जो हम CRPC पढ़ते थे, तो लोक सेवक के लिए हम जो CRPC पढ़ते थे, तो CRPC की जो धारा थी वो थी धारा 21 और BNS की जो धारा है वो है धारा 2। BNSS की धारा है धारा 2 के सब क्लॉज यानी कि BNS यानी कि IPC, तो 2 की सब क्लॉज 28। तो यहाँ हम CRPC अगर देखें तो CRPC में इसको 21 नंबर पे लोक सेवक बताया गया था। नहीं CRPC नहीं, IPC, सॉरी IPC। IPC में इसको 21वें नंबर पर मतलब कि धारा 21 में बताया गया था।
वहीं हम बीएनएस की बात करते हैं, यानी कि आईपीसी के बाद अब क्या बन गई है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। तो वहीं हम इसकी बात करें तो यहाँ जो नया सब क्लॉज जोड़ दिया गया है, मतलब कि जो धारा 50 तक के जो प्रोविजन थे वो धारा 2 को डेफिनेशन क्लॉज बना करके उसमें सारी डेफिनेशन वाइज उसको रख दिया गया। तो धारा 2 का सब क्लॉज 28 ये कहा गया है इसमें। तो अब जो लोक सेवक होगा वो इन धाराओं में जो परिभाषित है वो, ठीक है। अब धारा 16 सद्भाव पूर्वक, तो लोक सेवक राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है जो राज्य की ऐसी सभी समस्याओं को दूर करता है जिसमें ऐसे अपराध किए गए हैं। तो ऐसे लोक सेवक जो न्यायालय के समक्ष बात का संचालन करते हैं और न्यायालय की गतिविधियों में अहम भूमिका निभाते हैं, उन व्यक्तियों को लोक सेवक कहा जाता है, जो राज्य के द्वारा या हाईकोर्ट के द्वारा सशक्त किए जाते हैं। तो ये है हमारे लोक सेवक के बारे में। अब आते हैं हम धारा 16 सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, की पॉइंट में केवल संरक्षण। तो सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई और संरक्षण तो कैसे होगी, तो धारा 17 कहती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अनुमोदन पर होगी। किसके अनुमोदन पर होगी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अनुमोदन पर, धारा 16 के अंतर्गत। अब धारा 17 अगर हम देखें तो ऐसी जो धारा 16 में जो ऐसी जो कार्रवाई है सद्भाव पूर्वक जो की गई है वो उसके लिए जो संरक्षण दिया जाएगा वो न्यायालय के द्वारा होगा, मतलब कि उस कार्रवाई को पहले अहम भूमिका दी जाएगी। धारा 16 में उस कार्रवाई को न्यायालय के द्वारा प्रथम अनुज्ञा दी जाएगी, यानी कि पहले अहम भूमिका क्या होगी, अहम भूमिका होगी। उस कार्रवाई का संरक्षण दिया जाएगा, उसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, प्रोटेक्शन उस कार्रवाई को, ताकि वो ऐसी कार्रवाई के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए वो एकदम सद्भाव पूर्वक अपनाई जाए, शांतिपूर्वक तरीके से अपनाई जाए, ज्यादा शोर शराबा ना हो, इस कार्रवाई को कहीं भी समाज में फैलाया नहीं जाए। इस प्रकार की जो कार्रवाई होगी उसको संरक्षण करा जाएगा, उसको सिक्योरिटी में लिया जाएगा, यानी कि प्रोटेक्शन किया जाएगा। अब धारा 17 कहती है नियम बनाने की शक्ति हमारी। अब जो धारा 17 है उसमें जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा, यहाँ तो केंद्र या फिर राज्य। तो इसमें कहा गया है कि धारा 17 के अंतर्गत जो भी नियम बनेंगे वो या तो केंद्र सरकार बनाएगी या फिर राज्य सरकार बनाएगी। वहीं हम देखते हैं धारा 18 हमारी, धारा 18 क्या कहती है, धारा 18 कहती है कुछ अधिनियमों के प्रवर्तन पर व्यावृत्ति, यानी कि ऐसे कुछ अधिनियम है जिन पर ये अधिनियम प्रभाव नहीं डालेगा, प्रभावित नहीं होगा। तो ऐसे कौन से अधिनियम होंगे, तो ऐसे जो अधिनियम है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि ऐसा अधिनियम जो सुधार विद्यालय अधिनियम है, क्या है, सुधार विद्यालय अधिनियम 1897। दूसरा यानी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 है। तीसरा है किशोर अपराधियों का पोस्टल स्कूल के संरक्षण अधिनियम। तो इसमें 3 प्रकार के अधिनियम बताए गए हैं, एक तो है सुधार अधिनियम, दूसरा है भ्रष्टाचार अधिनियम, तीसरा है किशोर अपराधियों के स्कूल एवं सर्वेक्षण अधिनियम। तो इस पर ये बताया गया है कि ऐसे जो अधिनियम होंगे 3 जो राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, जो बनाए गए हैं, उन अधिनियमों पर ये अधिनियम प्रभाव नहीं डालेगा। किस पर, सुधार विद्यालय अधिनियम, सुधार विद्यालय अधिनियम, तो दूसरा है भ्रष्टाचार अधिनियम, तो तीसरा है किशोर विद्यालय किशोर अपराधी या बोस्टन, किशोर अपराधी या बोस्टल, किशोर अपराधी या बोस्टल स्कूल से संरक्षण अधिनियम, बोस्टल स्कूल से संरक्षण अधिनियम। तो ये बताए गए हैं। तो ये धारा 18 में होगी हमारा, इन अधिनियमों पर ये प्रभाव नहीं डालेगा ये कानून। तो ये धारा 18 में है, सेक्शन 18 में केवल यही बात कही गई है कि ये जो अधिनियम है इन अधिनियमों पर ये कानून जो है, ये अधिनियम जो है वो लागू नहीं होगा। हमारा धारा 19 कहती है कि संहिता की धारा 362 2 का उन क्षेत्रों में लागू होना, किन क्षेत्रों में लागू होना,
तो ऐसे क्षेत्र जो संहिता यानी कि यहाँ जो जिक्र किया गया है वो सीआरपीसी का जिक्र किया गया है। तो सीआरपीसी की जो धारा है, धारा 362, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि ऐसे जो प्रोविजन होंगे वो संहिता की धारा यानी कि सीआरपीसी की धारा 362 के अधीन जो आ रहे हैं वही प्रोविजन होंगे। ये कहा है इन्होंने धारा 19 में। तो इसी के साथ ही हमारा एक्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। एक एक्ट एक ही क्लास में खत्म हो गया। अब इसी के साथ में अब आगे देखते हैं कौन सा, जहाँ तक है मैं बीएनएसएस और सीआरपीसी में कंपैरिजन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी को पढ़ेंगे कि कौन सी धारा कहाँ से घटा बढ़ा के किधर ऊपर नीचे कर दी गई है। और साथ ही साथ में आप ही लोगों से अनुरोध है कि लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट दें ताकि अच्छे से मैं पढ़ा सकूं और लोगों के लिए एकदम निःशुल्क जानकारी मुहैया करा सकूं। ये देखो, मैं किसी भी पैसे के लालच में नहीं कर रहा हूँ, बस एक मेरी दिली इच्छा है कि मैं पढ़ाऊँ यूट्यूब पर, इसीलिए मैं पढ़ा। बस आपसे अनुरोध है कि आप जो है मुझे सपोर्ट करें थोड़ा सा। जो बड़े भाई हैं वो छोटा भाई समझ के सपोर्ट करें और जो छोटे भाई हैं वो बड़ा भाई बन के सपोर्ट करें और जो गर्ल्स हैं वो भाई समझ के सपोर्ट करें। अगर बड़ी है तो छोटा भाई और छोटी है तो बड़ा भाई समझ के सपोर्ट करें। इसीलिए थोड़ा बने रहें मेरे साथ और थोड़ा सपोर्ट दें, अपना सहभागी बने मेरे सफर में, अपना साथ जोड़कर थोड़े मेरे सहभागी बने और शेयर कर दें ताकि जो लोग एलएलबी वगैरह कर रहे हैं उन्हें जानकारी मिले, क्योंकि एलएलबी वगैरह में ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में ये स्पेशली इस एक्ट को जोड़ा गया है अभी जो जीएस के पोजीशन में आएगा, इसीलिए ये वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अब हमने इसमें जो देखा था, इसकी जो पृष्ठभूमि थी, उसकी पृष्ठभूमि बनाई, कहाँ से शुरू हुआ, कब इसका प्रारूप बना, ब्रिटिश क्राउन ने क्या करा क्या नहीं करा, तो सब हमने देखने के बाद में जब हमने इसको स्टार्ट करा तो समथिंग 45 मिनट या 1 घंटे की क्लास हो गई है। उसमें होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि जमाने में थोड़ा समय लगा था। तो ये क्लास खत्म हो गई, यहीं समाप्त। ठीक है, थैंक यू।